हिमालय की दुर्गम घाटियों और कल-कल बहती नदियों के बीच बसा था मिथिलापुरी साम्राज्य। यहाँ के राजा चंद्र प्रताप का प्रताप सूरज की तरह चमकता था। उनके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक अजीब शौक था, दूसरों की बुद्धि को परास्त करना। राजा का मानना था कि हर जीव केवल अपनी शारीरिक भूख का गुलाम होता है। उनके पास एक बहुत ही तंदुरुस्त और चंचल बकरा था। राजा का मानना था कि संसार में जीव की भूख कभी नहीं मिटती, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कठिन योजना बनाई। मेरे प्रिय सभासदों, आज मैं एक ऐसी चुनौती रख रहा हूं जो इतिहास में अमर होगी। ये बकरा साक्षात तृप्ति का प्रतीक बनेगा। जो कोई भी इसे दिन भर जंगल में ले जाकर इस प्रकार चराएगा कि शाम को यह घास को देखकर अपना मुंह तक न खोले, उसे मैं अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। जैसे ही आधे राज्य और तृप्ति की परीक्षा की बात हवा में गूंजी, दरबार में बैठे मंत्रियों, सामंतों और आम जनता के चेहरों पर हैरानी और लालच का मिश्रण साफ दिखाई देने लगा। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आधा राज्य? महाराज क्या कह रहे हैं? एक मामूली बकरे को चराने के बदले इतना बड़ा पुरस्कार? ये तो किसी सपने जैसा है। शर्त सुनने में जितनी आसान है उतनी है नहीं। बकरा तो जानवर है, वो कभी घास को मना कैसे कर सकता है? राजा जरूर हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, मौका अच्छा है। दिन भर जंगल में अच्छी घास खिलाएंगे, शाम को पेट भरा होगा तो बकरा घास क्यों खाएगा? मैं तो अपनी किस्मत आजमाऊंगा। महाराज, यह निर्णय राज्य की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति जीत गया तो आधा राज्य उसके हाथ में चला जाएगा। जहाँ कुछ लोग इस मौके को अपनी गरीबी मिटाने का जरिया मान रहे थे, वहीं कुछ चतुर लोग राजा की तृप्ति की परिभाषा को समझ नहीं पा रहे थे। लोगों के मन में द्वंद्व था कि क्या पेट की भूख को सचमुच पूरी तरह मिटाया जा सकता है। याद रखना, पशु का स्वभाव चंचल होता है। राजा ने तृप्ति की जो शर्त रखी है वो पेट की नहीं बल्कि इच्छा की है। इसे जीतना नामुमकिन सा लगता है। सभा में मच रहे इस कोलाहल के बीच राजा चंद्र प्रताप की आंखों में एक चुनौती भरी चमक थी, जो यह देख रहे थे कि कौन सा मन लालच के वश में है और कौन बुद्धि के। राजा की घोषणा किसी जंगल की आग की तरह पूरे मिथिलापुरी और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। आधा राज्य, ये शब्द लोगों के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे। नगर के चौराहे पर, पनघट पर और बाजारों में केवल इसी बात की चर्चा थी। लोगों को लगा कि राजा सठिया गया है। एक मामूली बकरे को चराना भला कौन सा कठिन काम है। अगले दिन राज दरबार के बाहर एक लंबी कतार लग गई। लालच ने लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। सबसे पहले रंगा चरवाहा आगे आया। वो अपनी लंबी मूंछों को ताव देते हुए राजा के सामने झुका। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर मैं घास की रग रग से वाकिफ हूँ। शाम तक ये बकरा इतना तृप्त हो जाएगा कि इसे हिलाना भी मुश्किल होगा। जाओ रंगा, तुम्हारी किस्मत और ये बकरा अब तुम्हारे हाथ में है। पर याद रहे, अगर ये असफल हुआ तो अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। रंगा बकरा लेकर वहां से चला जाता है। रंगा बकरे को लेकर जंगल के उस हिस्से में गया जहां मखमल जैसी कोमल हरी घास उगी थी। उसने बकरे के सामने अपनी जान झोंक दी। वो उसे छांट छांट कर सबसे रसीली पत्तियां खिलाने लगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी रंगा खुद प्यासा रहा, पर बकरे को मीठा जल और शीतल छांव देता रहा। खा ले मेरे भाई, जितना मन करे उतना खा ले। आज तेरी भूख मुझे राजा बना देगी। देख, वो सामने कितनी ताजी दूब है, उसे भी चख ले। शाम होते होते बकरे का पेट ढोल की तरह फूल गया था। वो चलने में भी लड़खड़ा रहा था।
रंगा विजय के उल्लास में झूमता हुआ दरबार पहुंचा। दरबारी भी हैरान थे कि आज तो शायद राजा को हारना ही पड़ेगा। स्वागत है रंगा। क्या बकरा सचमुच तृप्त है? महाराज, इसकी डकारे गवाह है। अब तो ये अमृत भी नहीं चखेगा। राजा ने बिना कुछ कहे अपने अंग वस्त्र से ताजी हरी घास की एक छोटी सी गड्डी निकाली और धीरे से बकरे के पास ले गए। जैसे ही घास की महक बकरे के पास पहुंची, उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने आव देखा न ताव झट से गर्दन बढ़ाई और चप चप करते हुए घास चबाने लगा। धिक्कार है रंगा, तूने इसे केवल खिलाया है, तृप्त नहीं किया। इसकी जीभ का लालच अभी भी जिंदा है। नहीं महाराज, मैंने तो इसे भर पेट खिलाया है। जितना मैंने इसे खिलाया है उतना तो मैं अपने गायों को भी नहीं खिलाता। मैं वो सब नहीं जानता। तुमने शर्त के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया। सिपाहियों, इसे कारागार में डाल दो। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मुझे क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करे। सभा में बैठे सभी लोग बड़े हैरान परेशान से हो गए कि आखिर महाराज चाहते क्या हैं। महाराज की ये अतरंगी सी शर्त ने लोगों को दुविधा में डाल दिया था। इसके बाद कई और आए। कोई बकरे को पकवान खिलाने की कोशिश करता, तो कोई उसे दिन भर टहलाता ताकि वह थक कर घास ना खाए। लेकिन हर बार शाम को वही नजारा होता। बकरा घास देखते ही उसे खाने लगता। विफलता का शोर बढ़ने लगा और लोगों को लगने लगा कि राजा ने यह शर्त केवल उन्हें नीचा दिखाने के लिए रखी है। पूरा राज्य निराश हो चुका था। मिथिलापुरी की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। राजा की शर्त अब एक पहेली नहीं बल्कि एक खौफनाक चुनौती बन गई थी। वहीं नगर के कोलाहल से दूर एक टूटी फूटी कुटिया में पंडित विद्याधर रहते थे। वे शास्त्रार्थ में निपुण थे, लेकिन गरीबी ने उनके तन को सुखा दिया था। संसार केवल अन्न से नहीं चलता, संसार चलता है आदतों से। राजा ने पेट भरने की चुनौती दी है, लेकिन असल चुनौती तो मन की लगाम कसने की है। विद्याधर ने अपनी फटी हुई पोटली उठाई और नंगे पांव ही राज दरबार की ओर चल दिए। जब वह दरबार के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। रुको, अंदर कहाँ चले जा रहे हो? क्या काम है? महाराज ने जो शर्त रखी है, मैं उस सिलसिले में आया हूँ। पंडित जी, यहाँ दान दक्षिणा नहीं बट रही है। यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा बकरे के आगे घुटने टेक चुके हैं। आप अपनी जान और मान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? पुत्र, ज्ञान का बोझ लाठी से हल्का नहीं होता और बुद्धि की धार तलवार से तेज होती है। महाराज को सूचित करो कि विद्याधर अपनी युक्ति के साथ उपस्थित है। अंदर भेजो उस पंडित को, देखें क्या युक्ति लेकर आया है। दरबार में राजा चंद्र प्रताप निराश होकर बैठे थे। तभी विद्याधर के प्रवेश ने सबका ध्यान खींचा। उनकी सादगी में एक अजीब सा तेज था। ब्राह्मण देव, मैंने सुना है आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्या आप भी इस पशु की अतिरिक्त भूख को शांत करने का साहस रखते हैं? याद रहे, हारने पर आपको राज्य भर में हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। महाराज, भूख कभी शांत नहीं होती, उसे केवल वश में किया जा सकता है। मैं आपके बकरे को चराने नहीं बल्कि उसे संस्कार देने आया हूं। मुझे बस एक दिन का समय और अपनी इच्छा अनुसार स्थान चुनने की आज्ञा दें। महाराज देखिए, पंडित जी अब बकरे को वेद पढ़ाएंगे। पंडित जी, क्या आप बकरे का पेट संस्कारों से भरेंगे? मंत्री जी, शब्द केवल कानों के लिए होते हैं, लेकिन अनुभव सीधे आत्मा तक जाता है। कल शाम तक प्रतीक्षा करें, सत्य आपके सामने होगा। राजा ने आदेश दिया और विद्याधर बकरे को लेकर चल दिए। सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आखिर विद्याधर क्या करने वाले हैं। चल मित्र,
आज तुझे वह स्वाद चखाता हूं जो तूने कभी नहीं चखा। आज तेरी जीभ नहीं, तेरा मन फैसला करेगा। पंडित विद्याधर बकरे को लेकर नगर की सीमा से दूर एक ऐसे घने जंगल में पहुँचे जहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर ऊंची और रसीली घास लहलहा रही थी, जिसे देखकर किसी भी शाकाहारी जीव के मुंह में पानी आ जाए। बकरा, जो अब तक केवल लाड़ प्यार और भोजन का आदी था, इस नजारे को देखकर उछलने लगा। उसे लगा कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दावत का दिन होगा। आज तेरी भूख का अंत होगा मित्र, पर भोजन से नहीं, बोध से। जैसे ही बकरे ने एक झाड़ी की ओर गर्दन बढ़ाई और कोमल पत्तियों को अपनी जीभ से छूने की कोशिश की, विद्याधर ने बिजली की फुर्ती से अपनी लाठी हवा में लहराई और बकरे के मुंह पर एक सटीक प्रहार किया। बकरा दर्द और हैरानी से पीछे हट गया। नहीं, ये घास तेरे लिए विष के समान है, इसे मत छूना। बकरे को लगा कि शायद ये कोई आकस्मिक घटना थी। वह थोड़ी दूर गया जहाँ दूब की मखमली चादर बिछी थी। जैसे ही उसने घास चरने के लिए मुंह नीचे झुकाया, विद्याधर की लाठी फिर से उसके नथनों पर जा लगी। यह प्रहार पहले से अधिक तेज था। बकरा कांप उठा। उसकी आंखों में अब लालच की जगह भ्रम और डर दिखाई देने लगा था। हे जीव, क्षमा करना, पर राजा की सनक का जवाब देने के लिए मुझे तेरी भूख को तेरे भय से छोटा बनाना होगा। तू सोच रहा होगा कि मैं निर्दयी हूं। नहीं, मैं तुझे उस मोह से मुक्त कर रहा हूं जो तुझे बार बार राजा के सामने झुकाता है। दोपहर ढलने लगी। धूप तेज थी और बकरे का गला प्यास से सूख रहा था। पेट भूख से बिलख रहा था। वह बार बार घास की ओर लपकता, लेकिन हर बार ब्राह्मण की लाठी उसके मुंह और घास के बीच एक अभेद्य दीवार बन जाती। पूरे दिन में ऐसा सैकड़ों बार हुआ। अब बकरे के दिमाग में एक गहरी बात बैठ गई थी। उसके लिए हरी घास अब भोजन नहीं, बल्कि असहनीय दर्द का प्रतीक बन गई थी। उसके मन में ये बात बैठ गई कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। संसार के सुख भी ऐसे ही हैं। हम लालच में दौड़ते हैं और अंत में केवल चोट खाते हैं। आज तू केवल एक बकरा नहीं, तू वह मन है जिसे मुझे वश में करना है। शाम होने को आई। जंगल में सन्नाटा छाने लगा था। विद्याधर ने देखा कि बकरा अब घास की ओर देखता भी नहीं था। वह चुपचाप विद्याधर के पीछे पीछे चल रहा था, जैसे कोई आज्ञाकारी शिष्य हो। यहाँ तक कि जब उसका पैर घास के गुच्छे पर पड़ता तो वह डर कर अपना पैर पीछे खींच लेता था। अब तू तैयार है। तेरी भूख मर चुकी है और तेरा भय जीत गया है। चलो राज दरबार की ओर। ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़े। बकरा शारीरिक रूप से बहुत भूखा था, पर मानसिक रूप से वो इतना तृप्त या कहें डरा हुआ हो चुका था कि अब संसार की सबसे स्वादिष्ट घास भी उसे विचलित नहीं कर सकती थी। ब्राह्मण देव, परीक्षा का समय आ गया है। सावधान रहें, आपकी एक चूक आपको दंड की ओर ले जाएगी। राजा ने स्वर्ण थाल में सबसे सुगंधित और ताजी हरी घास मंगवाई। जैसे ही घास बकरे के नथुनों के पास लाई गई, बकरा कांप उठा। उसे घास में केवल लाठी का दर्द दिखाई दे रहा था। उसने जोर से अपना मुंह फेर लिया और पीछे हट गया। राजा ने खुद उठकर घास बकरे के मुंह के पास लगाई, पर बकरे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सूंघा तक नहीं। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में ब्राह्मण के लिए सम्मान जाग उठा। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। ब्राह्मण देव, आपने असंभव को संभव कर दिया। आप न केवल आधा राज्य जीत चुके हैं, बल्कि आपने मुझे यह सिखाया कि मन पर विजय पाना ही असली तृप्ति है। महाराज, ये बकरा भूखा है, पर इसका मन अब घास से नहीं, बल्कि उस परिणाम से डरता है जो घास खाने पर मिलता है। संसार में शासन केवल बल से नहीं, बुद्धि की युक्ति से किया जाता है।
राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु नियुक्त किया और अपना आधा राज्य उन्हें सौंप दिया।